स्वागत है आपका श्रीराधे ऑफिशियल क्लासेस में। इससे पहले की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि हमने कल उसमें वर्गीकरण के बारे में बात करी थी, कितने प्रकार के वर्गीकरण होते हैं उनके बारे में। आज हम एक बार वापस उसका रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम बायोलॉजी में शाखा जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने कल कौन कौन से वर्गीकरण देखे थे? सबसे पहले देखा था हमने कौन सा? कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने दो करे थे, जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित करा था, जो कि सक्सेस नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरे नंबर पे क्या देखा था? उसके बाद में हमने एक और वैज्ञानिक थे हेकल वैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण दिया था, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। इसके बाद में आए थे कौन? RH व्हिटिकर। RH व्हिटिकर ने क्या दिया था? कल हमने इसके बारे में देखा था, अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख रहे हैं। इन्होंने दिया था 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत में इन्होंने कौन कौन से दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और लास्ट था कवक, फंगी। फिर हमने देखा था चौथे नंबर पे इकोलॉजी के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर। इकोलॉजी के आधार पर हमने क्या देखा था? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसके बाद में हमने 5वें नंबर पे देखा था पोषण के आधार पर। पोषण के आधार पर कौन से देखे थे? स्वपोषी और परपोषी। ठीक है। फिर हमने 6ठे नंबर पे देखा था कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर हमने देखा था एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। फिर हमने 7वें नंबर पे देखा था केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर हमने देखा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये 7 हमने वर्गीकरण देखे थे। इसके बाद में हमने देखा था 8वें नंबर का। 8वें नंबर का हमने कौन सा देखा था? इसके बाद में रीढ़ की हड्डी के आधार पर। रीढ़ की हड्डी के आधार पर कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु। और 9वें नंबर पे हमने लास्ट में देखा था स्टोरल और यूसिंजर का वर्गीकरण। इन्होंने क्या दिया था? संघ बना दिए थे इन्होंने, प्रोटोजोआ संघ और मेटाजोआ संघ। मेटाजोआ संघ। हमने 9 वर्गीकरण कल देखे थे। अब 9 वर्गीकरण में से हम किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे? एक तो हम केंद्रक के आधार पर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसी के अंदर आपका क्या आ जाएगा? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी आ जाएगा, ठीक है। कोशिका के आधार पर पढ़ेंगे तो उसमें हमारा केंद्रक भी आ जाएगा। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा? और इसी के अंदर जब हम केंद्रक और कोशिका के आधार पढ़ेंगे तो उसमें हमारे रीढ़ की हड्डी वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे। और स्टोरल तथा यूसिंजर का भी पढ़ेंगे, जो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जिसमें पूरे इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो हम
कोशिका के आधार पर और स्टेरोल्यूसिंजर का पूरा वर्गीकरण देखेंगे। अब हम देखते हैं कौन सा, जो 5 जगत वर्गीकरण था RH व्हिटेकर का। सबसे पहले हम 5 जगत वर्गीकरण देखते हैं। केंद्रक के आधार पर, या कोशिका के आधार पर, ये सब इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में आता है हमारा RH व्हिटेकर वाला भी, ये तीनों इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, केंद्रक के आधार पर 2 भागों में बटा था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में किसको रखा गया था? प्रोकैरियोटिक में रखा गया मोनेरा जगत को। प्रोकैरियोटिक में किसे रखा गया? मोनेरा जगत को। और यूकैरियोटिक में किसे रखा गया? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब एक कोशिका में भी फिर किसे रखा गया? प्रोटिस्टा जगत को। और बहुकोशिकीय में किसे रखा गया? बहुकोशिकीय में प्लांटी यानी पेड़ पौधे वाले, जो पेड़ पौधे थे उन्हें रखा गया। फिर रखा गया एनिमेलिया, मतलब जीव जंतुओं को रखा गया। और एक रखा गया किसे? कवक, फंगी। तो देखिए इसमें देखिए, प्रोकैरियोटिक में मोनेरा जगत आ गया। प्रोकैरियोटिक में 5 जगत वर्गीकरण था। पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा हमारा हुआ प्लांटी, चौथा हमारा हुआ एनिमेलिया और 5वां हुआ हमारा कवक, फंगी वाला। अब इनमें अंतर क्या था देखिए। प्रोटिस्टा में ऐसे जीव जंतुओं को रखा गया था जो जल, थल, वायु के बहाव के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, वे जितने भी जीव थे, सारे जीव जो जल, थल, वायु में स्थान के साथ साथ बहाव, इन सब चीजों के साथ में उसका बहाव होता रहता था। जल के साथ बह के आ गए, वायु के साथ बह के आ गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। ठीक है, ये जो जगत के जो इस जगत में जो प्राणी रखे गए थे उनको क्या करा गया कि ये केंद्रक विहीन थे। ये क्या थे? केंद्रक विहीन थे। कोशिका विहीन, मतलब कोशिका तो थी पर उसमें केंद्रक अविकसित था या बिल्कुल कम विकसित था, तो उनको प्रोकैरियोटिक में रखा। तो इसमें क्या रहेगा कि कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक में किसे रखा गया? कोशिका के अंदर जिनमें केंद्रक नहीं था, केंद्रक नहीं था या अल्प विकसित था। सेल वॉल थी, ठीक है, केंद्रक नहीं था। उनके अंदर डीएनए नहीं था, ठीक है, उनको उनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन हो रहा था। ठीक है, साथ साथ में माइक्रोस्कोपिक थे। माइक्रोस्कोपिक थे मतलब उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते थे। उन्हें मोनेरा जगत में रखा गया और वो प्रोकैरियोटिक में आए गए। ठीक है, अब मोनेरा जगत में क्या हुआ कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक विहीन थे वो सारे जंतु इसमें आ गए। तो अब इसमें किस किस को रखा गया वो देखेंगे। इसमें रखा गया सब तरह के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल।
जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी किसे रखा गया, दो तरह के बैक्टीरिया रखे गए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में ऐसे आते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को रखा गया है जो उच्च तापमान पर भी गैसों में क्या करते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। ठीक है, तो विचरण करते रहते हैं, उसमें मतलब परासरण होता रहता है उनके अंदर। तो आर्की बैक्टीरिया में किसे रखा गया, जितने भी उच्च तापमान पर गैसों में जीवाणु पाए जाते हैं वो आर्की बैक्टीरिया में, और यू बैक्टीरिया में सत्य बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है, ये भी इसी में रखे गए। अब बैक्टीरिया इसमें रखे गए हैं, तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं। देखिए, गुड बैक्टीरिया में क्या होता है, एक है सबसे पहले हमारा राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो राइजोबियम हमारे गुड बैक्टीरिया है। दूसरा होता है लैक्टोबैसिलस, जो दही के अंदर होता है, ये भी गुड बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा तीसरा नंबर का है इस्चीरिया कोलाई, इस्चीरिया कोलाई, जो कि हमारी छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, बाहर से कोई अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है तो उसको मार देता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए क्या हो गए हैं, गुड बैक्टीरिया हो गए हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये सब, राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लैक्टोबैसिलस दही में पाया जाता है, इस्चीरिया कोलाई छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया थे जो क्या करते हैं, जल थल स्थान वायु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, और जिनके अंदर खाली कोशिका होती है, उनके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब सेल वॉल पाई जाती है लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन इसके अंदर क्या होता है, दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंदर जलीय जीवों को रखा गया, सारे जलीय जीवों को रखा गया, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, मतलब ये जल में पाए जाते थे। अब इसमें क्या था, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिका से पता चल रहा है कि एक कोशिका होती थी इसके अंदर, और उसके अंदर क्या पाया जाएगा, केंद्रक। और इसमें क्या थी, खाली कोशिका थी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में तो एक कोशिका और केंद्रक पाया जाता था। अमीबा, जिसको क्या कहते हैं, अमर जंतु, अमर जंतु कहा जाता है अमीबा को। अगर इसको काटा जाए तो ये एक से दो से टुकड़ों में बढ़ता जाएगा। और अमीबा में क्या होता है, एक प्लाजेला होती है, प्लाज्मा लेमा होती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर ये कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं, कूटपाद कह सकते हैं, कशाब कह सकते हैं। ठीक है, ये इनके प्रचलन अंग होते हैं। ठीक है, इससे ये क्या करते हैं, गति करते हैं, कशाब। इसके साथ साथ इसको बोलते थे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, या फिर इसी को कहेंगे झूठे पैर, झूठे पैर या फॉल्स फुट। ठीक है, तो अमीबा क्या है, अमर जंतु, इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में क्या होता है, ये एक चप्पल जंतु है, चप्पल जंतु है, मतलब इसकी आकृति इस टाइप से रहती है। ठीक है, और इसके अंदर बाहर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर ये सीलिया होता है, बाल जैसी संरचना होती है। क्या होती है, बाल जैसी संरचना होती है इसके अंदर। बाल जैसी संरचना होती है काय के लिए, प्रचलन के लिए। ठीक है, चप्पल जंतु कहते हैं। प्रचलन अंग इसमें कौन सा होता है, सीलिया। ये जो बालनुमा संरचना है इससे क्या करते हैं, गति करते हैं। यूग्लिना है, इसमें एक फ्लैजिला नाम का तंतु निकला रहता है, फ्लैजिला। क्या कहते हैं इसको, फ्लैजिला या कशाभिका।
त्वचा भी। इस फ्लैजिला से ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इस फ्लैजिला की मदद से ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। तभी यूग्लिना को क्या कहा जाता है, पेड़ पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक जंतु है, लेकिन इसके लक्षण कैसे हैं, काम क्या कर रहा है, ये खाना जो बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है, जिस तरीके से पौधे बनाते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में जलीय जीवों को रखा गया, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। मोनेरा जगत में किसको रखा गया, जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया, जल थल स्थान वायु के साथ में क्या करते हैं, वो मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, तो उन सबको मोनेरा जगत में रखा गया। प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया, सारे जलीय जीवों को, जिनकी कोशिका के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक पाया जाता है। अब बात आती है प्लांटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी। पेड़ पौधे क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं इनको, ऑटोट्रॉप्स, और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो सारे पेड़ पौधों को किस में रखा गया, प्लांटी में। ठीक है, उसके बाद आता है एनिमेलिया। अब एलिमेनिया, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, विषमपोषी, सारे जीव जंतु आ गए जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी जीव जंतु थे वो काय के अंदर आ गए, जंतु के एनिमिलिया के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बचता है कवक। अब कवक को क्या कहते हैं, कवक को मृतोपजीवी, परजीवी, ठीक है, और विषमपोषी, स्वपोषी और परपोषी भी कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स और हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कवक के बारे में देखेंगे कि कवक क्या होता है। कवक को हम इधर देखेंगे, देखिए कवक के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया है, केंद्रक के आधार पर कोशिका और आरएच विटिकर का जो 5 जगत है वो भी इसके अंदर आ गया है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में किसे रखा गया, मोनेरा जगत को रखा गया। ठीक है, इसके अंदर कोशिका होती है पर केंद्रक नहीं होता, डीएनए नहीं होता, इसके अंदर डीएनए भी नहीं होता, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सारे बैक्टीरिया जिसके अंदर रखे गए हैं जो जल थल वायु के साथ गमन करते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया में राइजोबियम आ गया जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस में दही के अंदर पाया जाता है। इस्चीरिया कोलाई हमारी छोटी आंत के अंदर पाई जाती है जो कि बाहर से कोई जीवाणु आता है तो उसको मार देती है, शरीर की सुरक्षा करती है। उसके बाद में आता है, ये हमारा पूरा प्रोकैरियोटिक क्लियर हो गया है। इसके अंदर क्या बचा है, मोनेरा जगत। ठीक है, ये मोनेरा जगत किसके अंदर आया, प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर हम थोड़ा सा कवक को समझ लेते हैं। ठीक है, कवक किसका हिस्सा है, बहुकोशिकीय का है, ध्यान रखिएगा। यूकैरियोटिक के 2 भागों में बांटा गया, एक कोशिकी में और बहुकोशिकीय में। ठीक है, फिर एक कोशिका को प्रोटिस्टा जगत में, एक कोशिका में जितने भी हैं जो कोशिका एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है वो प्रोटिस्टा जगत में आ गए और सारे जलीय जीव प्रोटिस्टा जगत में आ गए। फिर है बहुकोशिकीय में 3 को रखा गया है, प्लांटी, एनिमेलिया, कवक को। ठीक है, प्रोटिस्टा में अमीबा, अमर जंतु, पैरामीशियम, चप्पल जंतु, यूग्लिना, इनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। अब एक और चीज कि ये जो प्रचलन करते हैं, ठीक है, इनका जो प्रचलन होता है, मतलब ये क्या करते हैं, गति नहीं करते, मतलब जो गति करते हैं वो प्रचलन अंग कहलाते हैं, उनको कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। इनके प्रचलन अंग को क्या कहते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। और इनका जो प्रजनन होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। तो ये प्रोटिस्टा जगत भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांटी हो ही गया, स्वपोषी कहलाते हैं, अपना पेड़ पौधे आते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमिलिया विषमपोषी भी होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने पौधों भोजन के लिए, तो वो एनिमिलिया में आ गए। कवक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम किसके बारे में देख रहे हैं,
ये कवक के बारे में, ठीक है। कवक ये कहलाता है अपघटक, अपघटक या डिकम्पोस्ट, ठीक है। कवक में, कवक क्या होती है, एक तरह की फफूंद होती है। कवक क्या होती है, एक तरह की फफूंद होती है। जैसे अगर कोई बड़ा सारा जानवर है, जंगल में हाथी या शेर, कोई इस टाइप का जानवर, अगर ये मर गया तो पड़ा पड़ा क्या होगा, सड़ जाएगा, बदबू आने लगेगी, बीमारियां फैलने लग जाती है उसमें। तो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर कुछ डिकम्पोस्ट ऐसे होते हैं, अपघटक पाए जाते हैं, जो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गला गला के धीरे धीरे इसका मिट्टी के अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको। तो मिट्टी में क्या होती है, उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है मिट्टी की, और उसका हाथी और शेर जो मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, ये अपघटन हो जाता है इनका। तो देखा जाए तो कवक क्या है, कवक को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पृथ्वी का मित्र है, सफाई कर्मचारी। क्वेश्चन आता है पृथ्वी का मित्र या सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सफाई कर्मचारी कवक को कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पृथ्वी से गंदगी को हटाता है, जो भी सड़ी गली चीजें होती हैं उनका अपघटन करता है। और अगर जैसे पूछा जाता है किसान का मित्र कौन सा है, तो किसान का मित्र क्या कहलाता है, केचुआ। किसान का मित्र क्या है, केचुआ है। केचुआ क्यों है किसान का मित्र, क्योंकि जो केचुआ होता है, जिसको केचुआ ही है, केचुआ ही कहते हैं इसको, इसको अलसी वगैरह भी कहते हैं, अलसी वगैरह भी कहते हैं। तो केचुआ क्या करता है कि मिट्टी के अंदर घुसता है, और जब ये इसका उत्सर्जन करता है इसकी उधर गुहा से, तो उस समय जब ये मिट्टी के अंदर क्या करता है, अपना उत्सर्जन करता है, तो मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या करता है, खोखला करके बाहर निकाल देता है। तो जब मिट्टी इसकी वजह से खोखली होती है, तो उससे नाइट्रोजन क्या होती है, मिट्टी के अंदर जाती है, तो उससे क्या होता है, उर्वरक क्षमता मिट्टी की बढ़ती है। इसलिए केचुए को क्या कहते हैं, किसान का मित्र। अब कवक है, तो कवक में क्या होता है, कवक जो है इसके अंदर जो यीस्ट होती है, या उसको हम कहेंगे खमी, ये तो एक कोशिकी होती है, लेकिन जो कवक है वो क्या रहेगा, बहुकोशिकी। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है, किण्वन कहलाती है। वो किसकी वजह से होता है फर्मेंटेशन, कवक की वजह से होता है। और कौन से कवक, तो राइजोपस म्यूकस की वजह से होता है, राइजोपस म्यूकस। किण्वन की जो प्रक्रिया होती है तो राइजोपस म्यूकस की वजह से होती है, ठीक है। इसके बाद में कवक के बारे में ही थोड़ा सा हम और देख लेंगे। कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। इसी के साथ अगर हम शैवाल का अध्ययन देखेंगे, शैवाल का अध्ययन एल्गी, शैवाल को क्या कहेंगे, एल्गी, ठीक है, शैवाल को कहेंगे एल्गी। और कवक मतलब फंजाई या फंगी, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन कहलाएगा माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन कहलाएगा फाइकोलॉजी। अगर हम फंगी की बात करें, मतलब कवक की बात करें, तो फंगी में क्या आता है, मशरूम। फंगी क्या है, मशरूम एक फंगी है, लेकिन ये क्या है, एक अच्छा कवक है, एक अच्छा फफूंद है, अच्छी फफूंद है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ पेनिसिलिन की भी खोज हुई थी। किसने करी थी पेनिसिलिन की खोज, ये करी थी 1928 में अलेक्जेंडर, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा है उसकी खोज करी थी, उस दवा की इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। तो ये भी क्या था, एक कवक ही था, फंगी ही था। तो इसमें इन्होंने कौन से कवक की यूज किया था, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज करी थी, लेकिन इसमें इन्होंने कौन सा कवक यूज करा था, तो इसमें इन्होंने करा था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक का यूज किया था, पेनिसिलियम की जो प्रतिजैविक है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा कवक में अगर अच्छा कवक पूछा जाए तो मशरूम बहुत अच्छा कवक है, अच्छी फफूंद है, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। कवक की जो बाहर की जो कोशिका होती है,
बाहर की जो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये जो होती है काय की बनी होती है, काइटिन की। और इसके अंदर जो भोजन संग्रहण होता है, फूड स्टोरेज होता है, तो वो किस रूप में होता है, ये भी क्वेश्चन आया है कि कवक के अंदर फूड स्टोरेज कैसे होता है या भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है। तो ये होता है ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स या तेल की बूंदों के रूप में, तेल की बूंदों के रूप में। देखा होगा आपने ब्रेड वगैरह है या ब्रेड है, डबल रोटी है, ये जो रहती है, जब आप इनको जब ये खराब हो जाती है तब आप इसको हाथ लगाना, या दीवारों के ऊपर फफूंद जम जाती है तो आप अगर उसको हाथ लगाएंगे और जब हाथ पर आप देखेंगे तो आपको हल्का हल्का सा चिकना चिकना सा तेल दिखेगा, तो वो क्या होता है, कवक अपना भोजन संग्रहित करके रखती है, उसमें अपने भोजन को क्या करके रखती है, वो संग्रहित करके रखती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी फफूंद कौन सी है, क्वेश्चन आएगा सबसे बड़ी फफूंद कौन सी है, तो सबसे बड़ी कवक फफूंद में क्या आएगा, मशरूम। इसका आंसर क्या रहेगा, मशरूम। तो ये हमारे कवक के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि कवक को पृथ्वी का मित्र, सफाई कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, बड़े जीव जंतुओं को उनका अपघटन करता है। ठीक है, किसान का मित्र केंचुआ कहलाता है। कवक दो फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है तो उसको ईस्ट खमीर कहते हैं, सूखा पाउडर फॉर्म में रहता है। ठीक है, किण्वन की जो प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो किण्वन कहलाती है, किण्वन। और वो किसकी वजह से होता है, राइजोपस म्यूकस की वजह से होता है। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। उसके अलावा कवक में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाम के प्रतिजैवी एंटीबायोटिक की खोज करी थी। तो इसके अंदर इन्होंने कौन सा कवक यूज करा था, तो पेनिसिलियम नोटेटम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलियम के अंदर कौन सा कवक यूज किया गया है। ठीक है, अपना भोजन संग्रह कवक के अंदर अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए सेल वॉल काय की बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। और ये अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करती है, तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में संग्रहित करती है, तेल की बूंदों के रूप में अपना भोजन संग्रहित करती है। कैसी होती है कवक, विषमपोषी भी होती है, स्वपोषी भी होती है, परपोषी भी होती है। ठीक है, और मृतोपजीवी भी होती है, क्योंकि ये क्या है, डिकम्पोस्ट है। और ये किसके अंतर्गत आता है, बहुकोशिकी में। अगर आपसे खमीर पूछा जाता है, यीस्ट पूछा जाता है, तो वो आता है आपका एक कोशिकी में। और अगर आपसे पूछा जाता है कवक क्या है, तो कवक क्या आएगा, बहुकोशिकी में। तो ये दोनों डिफरेंस है, खमीर का और कवक का। केंद्रक के आधार पर अब आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार और देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम पूरा विस्तृत पढ़ेंगे, तो केंद्र के आधार पर, कोशिका के आधार पर, RH विटिकर, ये तीनों इसके अंदर आ गए। कैसे आ गए हैं मैं आपको पूरा डिटेल बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम चार्ट के रूप में देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में किसे रखा गया है, तो प्रोकैरियोटिक में रखा गया है मोनेरा जगत को। सारे बैक्टीरिया, मोनेरा जगत इसमें रखा गया है प्रोकैरियोटिक में। क्यों रखा गया है, खाली इसमें क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक है, केंद्रक नहीं होता, डीएनए नहीं होता, सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों तरह का प्रजनन होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, सारे बैक्टीरिया इसमें रखे गए हैं। साइनोबैक्टीरिया, नीलरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सारे बैक्टीरिया इसके अंदर रखे गए हैं। अब बात आती है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक को फिर दो भागों में बांटा गया था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, ये इसका एक ही अंतर है मोनेरा जगत का। मोनेरा जगत में आपको ये याद रखना है कि जो जल, थल, वायु, स्थान, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। ठीक है ना, इधर उधर जा सकते हैं, हवा के साथ ही चले जाएंगे, पानी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब इसमें आ गए। एक कोशिकी में क्या हुआ फिर कि इसमें किसको रखा गया, प्रोटिस्टा जगत में। इसमें किसको रखा गया, प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत में सब कौन से आ गए हैं, इक्वेटिक जलीय जीव सारे इसके अंदर रखे गए हैं। क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या हो रहा था, इसमें तो खाली कोशिका थी, इसमें क्या था, केंद्रक भी था। और एक केंद्रक था तो एक कोशिकी हो गया, उसमें एक केंद्रक है। ठीक है, एक कोशिका वाले भी एक केंद्रक वाले भी आ जाते हैं
ठीक है, और एक से ज़्यादा केंद्रक वाले भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिका एक रहेगी। तो ये सारे इसमें कौन से आ गए हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, हमर जंतु, चप्पल जंतु और यूग्लिना, पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी। उसके बाद में आता है बहुकोशिकी। अब बहुकोशिकी में किसको रखा गया था? प्लांटी, एनिमेलिया और कवक। ठीक है, प्लांटी में सारे स्वपोषी आ गए, मतलब सारे प्लांट आ गए, पेड़ पौधे आ गए। एनिमेलिया में सारे जीव जंतु आ गए, विषमपोषी जीव जंतु आ गए सारे। और कवक में आ गई हमारी फंगी या फंजाई कहते हैं, फफूंद, यीस्ट, खमीर, सारा। तो ये हमारा क्या हो गया है? 5 जगत वर्गीकरण भी आ गया। ठीक है, मोनोरा जगत, 1 जगत, 2 जगत हो गया, ये तीसरा जगत, ये चौथा और ये 5वां जगत। उसके साथ में हमारा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है कि जिसमें एक कोशिका पाई जाती है और एक केंद्रक पाया जाता है। जिसमें कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है वो एक कोशिकीय। सारे जलीय जीव आ गए, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, और बहुकोशिकीय में जिसमें एक कोशिका से अधिक कोशिकाएं होती है और जिनके अंदर केंद्रक एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक केंद्रक पाया जाता है, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? बहुकोशिकीय के अंतर्गत आ गए। और प्रोकैरियोटिक में जिनमें खाली कोशिका पाई जाती है, केंद्रिका विहीन होता है, वो सारा किस में आ जाता है? प्रोकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक में कोशिका के अंदर केंद्रक की उपस्थित होती है तो वो यूकैरियोटिक, कोशिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है वो प्रोकैरियोटिक। तो ये सारी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं आगे और पढ़ाऊंगी तो मुझे कहीं ना कहीं उत्साह मेरा बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। तो ये हमारा आज का वर्गीकरण था, पूरा RH विटिकर वगैरह कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कौन सा स्टोरर तथा यूसेंजर का, क्योंकि अभी हमारा प्रोटोजोआ और मेटाजोआ संघ पढ़ना बाकी है। ये हमारी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कंप्लीट हुए हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय कंप्लीट हो गया है और इसमें जो हमारे 5 जगत वर्गीकरण था वो भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? स्टोरर तथा यूसेंजर का वर्गीकरण। ठीक है, स्टोरर तथा यूसेंजर का वर्गीकरण देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।